महत्ता की जो जानकारी प्राप्त करते हैं वह जानकारी बहुत बाद में हमारे सामने है। देखिए, नियम है इतिहास का कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ लिखते हैं। इतिहास का क्या नियम है? आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ लिखते हैं। निष्कर्ष तत्कालिक देंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां क्या निष्कर्ष निकालेगी ये उन पर छोड़ देते हैं। हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही एक ऐसा विषय है जो सभी विषयों की माता है, जननी है। जितने भी संसार के विषय हैं वो इतिहास से ही निकलते हैं। यानी इतिहास सभी विषयों की धरोहर है। अतः हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी जो कमी देखी गई वह यह कि हमारे विद्वान पहले से ही प्रभावित थे। किसी में जात पात, किसी में ऊंच नीच, किसी में क्षेत्रवाद, किसी में भाषावाद इत्यादि। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे देखेंगे बहुत सारे अभी समाज में सनातन संस्कृति को कमजोर करने के लिए जो प्रभावित राजनेता है, पॉपुलर मैन है, जिसको समाज जानता है, वे लोग तरह तरह की दलील देते हैं। अभी एक फेसबुक पर मैंने दलील देखा था, उसमें था किसी नेता के द्वारा कि मंदिर में घंटा इसलिए लोग बजाता था और बजाता है क्योंकि हम गरीबों की, वहां प्रयोग किया गया था शब्द कि हम दलितों की महिलाएं उसमें देवदासी थी। एक बात समझने की चीज है कि जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि हम दलितों से कोई छुआता नहीं था, परछाई मात्र से लोग अपवित्र हो जाते थे, स्त्री और पुरुष दोनों को जंगल में भेज दिया जाता था, आप ही कहते हैं ऐसा होता नहीं था। अगर ऐसा होता तो एक भी बस्ती दलित के सामान्य समाज में नहीं होती। आज समाज में जो भी कोई भी गांव ले लीजिए, कोई भी दुनिया का क्षेत्र ले लीजिए, सभी जाति हर गांव में है। ये साबित करता है कि जात पात ऊंच नीच नहीं था। अगर होता तो केवल ब्राह्मणों का गांव होता, केवल ब्राह्मणों का राज्य होता। क्या भारत में कोई ब्राह्मण राज्य है? नहीं। भारत में क्या कोई क्षत्रिय राज्य है? नहीं है। फिर कैसे कहते हैं कि भारत में छुआछूत था? लेकिन अपनी रोटी सेकने के लिए, समाज को बरगलाने के लिए, सनातन को तोड़ने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं और वो मजा आता है। एक सनातन संस्कृति ही ऐसी है जो कोई भी बोल सकता है। सनातन संस्कृति ही एक ऐसी है जिसकी कोई भी शिकायत कर सकता है। सनातन संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसका अपमान कोई कर सकता है। और सब धैर्य से कर रहे हैं, उनको न डर है न भय है। सोचने की बात है, रावण की पत्नी को कोई नहीं ले जाता है, राम की पत्नी को कोई लेके जा सकता है। उनको धोबन भी शिकायत कर सकती है और रावण भी उठा सकता है। आश्चर्य। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, जो अच्छे लोग हैं उनका अपमान करने का प्रयास सभी करते हैं और वो बगावत भी नहीं करते हैं। हाथी को देखकर आप देखते होंगे कि कुत्ता बिल्ली सब बोलने लगते हैं। तो वही चीजें सनातन मजबूत है, लेकिन वही दूसरे को कोई थोड़ा सा बोल के देख ले, क्या उपाय करता है? तो मैं कहूंगा ये गलत है, क्योंकि जो वो शब्द प्रयोग किए थे नेता महोदय ने, वो लोग उस पर तर्क देगा जो कम बुद्धि के स्वार्थी तत्व हैं, मंद बुद्धि के लोग हैं, जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, उस पर मत तर्क करें। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था कि हम लोगों की माताएं, हम लोगों की बहनें, हम लोगों की बेटियां उस मंदिर में रहती थी देवदासी बनकर और पुरोहित उनका उपभोग कर रहा होता था। तो जाने के पहले घंटी बजा के सतर्क कर देता था कि आप कुछ कर रहे हैं तो हट जाइए, हम पूजा करने आ रहे हैं। कहीं देख लेगा कि हमारी माँ अंदर है, हमारी बहनें अंदर है, हमारी बेटियां अंदर। एक तरफ आप ही कहते हो कि दलित लोगों को, शूद्र लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, तो फिर तो घंटी बजाने जाएगा कैसे जब अनुमति नहीं थी? तो ये तर्क तुम्हारा गलत है।
साउंड हेलिंग सिस्टम है, उस नेता को सीखना चाहिए। और वैसे उनके लोग भी कैसे हैं कि उसके इस दलील पर विश्वास कर लेते हैं, विश्वास भी कर लेते हैं एकदम से। घंटी एक साउंड हेलिंग सिस्टम है, अगर उस घंटे को बजाया जाता है तो उसकी बनावट ऐसी है, उसमें रेजोनेंस ऑफ साउंड ऐसा निकलता है कि माइंड को पीस देता है, शांति देता है और आपका सोच भक्तिपूर्ण हो जाता है। आपके इंटरनल जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ जाती है और इस गिड़गिड़ाहट से आपका मस्तिष्क बहुत ही शांत होता है। आप देखेंगे कहीं हम लोग जाते हैं और जब जयकारा लगाते हैं, मुसलमान भी जब तजिया निकालते हैं तो देखिएगा हंसे हुसे हंसे हुसे करते हैं, उस ध्वनि का एक बल मिलता है उससे। ऐसे बड़े बड़े बजरंगबली की जय, तो उसे देखिएगा जो नहीं भी जय बोलने वाला है उसको भी अंदर में खुशी होती है। सीताराम या श्री रामचंद्र की जय, उसको भी खुशी होती है। तो कहने का कि वैसे ही वहां साउंड हेलिंग सिस्टम का लोग बजाने के साथ ही, आज तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रीटमेंट हो रहा है, मध्य प्रदेश में साउंड से गैया भैंसियां 2 ही जा रही है, मधुर संगीत लगा दीजिए तो। और अपने पर लीजिए ना कि सुबह सुबह अगर आपको कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है कि नहीं। अब वही इस गलत शब्द प्रयोग करता है, गलत शब्द उच्चारण करता है तो आपको टेंशन होता है कि नहीं, क्योंकि कान से ही ध्वनि अंदर जाती है। तो इसलिए वो घंटियां बजती थी जिससे अच्छे हमारे विचार हो जाए और हम जाके पूजा करें। 1 मिनट के लिए उनका बात सही भी अगर मान लिया जाए तो क्या वो ब्राह्मण दिन में ही लगा था लाइन में पुरोहित कि घंटी बजाने से वो सतर्क हो जाएगा? वो रात में भी तो लग सकता था, अगर गलत ही करना होता उसको। मंदिर के गेट रात को तो बंद हो जाते हैं, तो रात को कहां जाएंगे आप? तो जब दरवाजा बंद हो गया तब तो वो फ्री था। तो ये सब गलत दलील है। ऐसे दलील वाले लोगों को जो मीडिया वाले तरजीह देते हैं उनको भी वहीं पर मारना चाहिए। और जो पब्लिक इसका सपोर्ट करती है उनको कम से कम अपना अकल खोल के सोचना चाहिए। एक ध्यान रखेंगे, इस बारे में भी हमारी कुछ चीजें हैं। हमारे जीतनराम मांझी जी कहते हैं कि ये भारत जो था वह केवल अनार्यों का था, दलितों का था, शूद्रों का था, ये बाकी लोग बाहर से आ गए। भैया पहला विश्व का ग्रंथ है ऋग्वेद। इस धरती का पूरे ब्रह्मांड के अभी तक के लिखे हुए पुस्तक में सबसे पुराना कौन सा पुस्तक है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद कोई एक व्यक्ति नहीं लिखा, यह हजारों लाखों व्यक्तियों का एक मूर्त रूप है। इसमें ऋषि समुदाय ने मिलकर लिखा है, जिसमें कृत समन समुदाय था, विश्वामित्र समुदाय था। विश्वामित्र उनके सारे शिष्य लेकर उस परंपरा को आगे बढ़े। वशिष्ठ थे, भारद्वाज समुदाय थे, सोमकेतु थे, कर्ण थे, अंगिरास थे। इन ऋषियों का समुदाय था और पूरे हजारों हजार शिष्य उनके साथ थे जो मिलकर उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। और जब लिपि का विकास हुआ तो उन्होंने लिख डाला। तो एक आदमी का कोई मन की उपज नहीं है ऋग्वेद। अलग अलग मंडल में हजारों हजार लोगों ने ऋग्वेद को मिलकर लिखा, और लिखा नहीं, ये श्रोति पद्धति से आया है। इसी का तो नकल मोहम्मद साहब ने किया। वहां देखेंगे इसी सनातन को 1500 ईस्वी में हमारा ऋग्वेद लिखा गया था। और ये मोहम्मद साहब ने तो कहा कि जिब्राइल आया, उनका गर्दन दाब दिया और अल्लाह के पैगाम को सुनाया, और वही सुने हुए पैगाम उन्होंने रखा, यानी सुनाया, और फिर उन्होंने रख दिया। तो सुनाया माने श्रोति, और श्रोति सिद्धांत से ये भी लिखा गया है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। हम लोग भी जब बाहर गए पढ़ने के लिए और दिल्ली में पढ़े, तो जितनी किताब पढ़े उससे ज्यादा तो हम लोगों के जो गुरु जी थे वो बताए, तो सुने और सुनकर याद कर लिया। हम उनके बातों को आपके सामने रख रहे हैं। तो ये कहना कि ऋग्वेद जो था वो आर्यों का था, तो उसमें शुद्ध शब्द आया क्यों? नहीं आता। जब आया है इसका मतलब कि सभी आर्य लोग में सभी लोग थे और सभी यहीं के मूल निवासी थे, इसमें आपको मिलेगा। अब रहा कि जो
दूसरे लोगों से नॉलेज लेता है, सुनकर अपने ज्ञान को विकसित करता है, अपना दलील और अपना तर्क नहीं देता है, उनके विचार तो प्रभावित नजर आएंगे। तो हमारे जो शिक्षा लेने वाले आधुनिक समय के लोग थे वो विदेशों में भी जाकर शिक्षा लिए थे, और विदेशों में शिक्षा लेने के कारण उनके अंदर राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति नहीं थी। दूसरी कि जो ये ऋग वेद मिला है ये 1919 में पहली बार मिला, 1919 में पहली बार मिला, और जिनके पास मिला वो आर राम शास्त्री थे। ये आर राम शास्त्री जो थे ये बनारस के रहने वाले थे। अब आप सोचो कि जब ये पुस्तक मिला तो क्या हम आजाद थे कि गुलाम थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा था, सारे विश्व पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। क्या उस ब्रिटेन के खिलाफ किसी को लिखने की हिम्मत थी? नहीं थी। अब जब ब्रिटेन के प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता थोड़ी थी, लेकिन वो भी अबाधित नहीं था। तो इस तरीके से इस समय जब ये किताब मिला और इसकी प्राचीनता का लोग अध्ययन किया तो अंग्रेजों के प्रभाव से प्रभावित था, उनके अंदर एक डर था और इसलिए उस प्रकार से लिखा। अगर हम आजाद होते या किसी का दबाव नहीं होता तो निश्चित रूप से निष्पक्ष भाव से हम लिखते, लेकिन निष्पक्ष भाव से लोगों ने नहीं लिखा। अब इसके पहले तक माना जाता था कि जो मौर्य काल है वहीं से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, यानी सिकंदर के आक्रमण के समय से जब 326 बीसी में सिकंदर ने आक्रमण किया था, बस भारत के इतिहास को माना गया कि उसी समय से शुरू हुआ, उसके पहले कोई इतिहास भारत का नहीं था। यहाँ के मूल निवासी कोई नहीं थे। अंग्रेज यहां साबित कर दिए कि सब जो है माइग्रेटेड पॉपुलेशन इंडिया में है, सब विदेशों से आए हैं। अब इसका जब हिलकोरे ले रहा हो चारों तरफ तो शायद पता होगा कि भादों में मेढक भी टर्राने लगते हैं। वही स्थितियां थी, जो लेखक नहीं थे, विद्वान नहीं थे, उनके पास जानकारी नहीं थी, वो लोग भी टर्राना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में हमारे इतिहास में विदेशी मानसिकता आ गई। लेकिन जब ये हमारा आर राम शास्त्री के घर में मेरा पुस्तक, आज भी बनारस में जाएंगे तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनके नीचे कई शिष्य हैं, आज भी वो प्रेस में जाके छपवाने पर विचार नहीं करते। उनका कहना है कि इससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। वो जिस शक्ति की बात कर रहे होते हैं वो दैवीय शक्ति है। तो उनका कहना है कि बृहद मंत्र छापा नहीं जाता, लिखा जाता, और लिखने से आज भी वो कनार के कलम लेते हैं, अनार के कलम लेते हैं, सरकंडे के कलम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मयूर पंख से लिखते हैं और अष्टगंध लेकर लिखते हैं, भोजपत्र पर लिखते हैं। और इस तरीके से आज भी एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक में उतारने की पद्धति है। कभी बनारस जाइए तो खाली मंदिर में मत घूमिए, बस अड्डा मत घूमिए, होटलों में मत घूमिए, नदी के किनारे मत जाइए, बल्कि वहां कुछ आश्रम है, कुछ वहां मठ है, कुछ वहां जो है विद्यालय है, उसमें जाइए। वहां देखिए कि कैसे कैसे विद्वान है। हम गए हैं, उनके अंदर बैठकर देखे हैं, वो लोग बहुत बहुत पुस्तक रखा है और एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक में उतारने का काम आज भी चल रहा है। क्योंकि वो पुस्तक पुराना हो जाएगा, सर गल जाएगा, तो कम से कम नए पुस्तक के रूप में उसको रखा जाए। वो जानकारी अभी भी हमारे इतिहासकारों के पास नहीं है, वो हमारे सरकार के पास नहीं है, वो छुपे हुए ज्ञान। मेरे पास भी कुछ ऐसी किताबें हैं जो शायद कहीं नहीं होगी। हमारा तो विज्ञान इतना डेवलप था, मेरे पास है, अभी भी है, कि उसमें क्लियर बता दिया जाता है कि कब क्या होगा और वैसा होता है। मैंने भी मिलाकर देखा एकदम से। तो कितना विकसित हमारा ज्ञान था भारत का। अभी यह अध्ययन का विषय है और विश्व के सारे देशों को मिलकर भारतीय जो विद्वानों ने लिखा उसके अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन ये फास्ट फूड के जमाना में बिस्कुट खाने वाले लोग से समझ के बाहर की बात है।
इसके लिए गंभीर अध्ययन चाहिए, गंभीर त्याग चाहिए, बैठने की आसन की क्षमता चाहिए। जो टपोरी ज्ञान मोबाइल पर टपट देख ले रहे हैं, उनको बृहद ज्ञान कभी भी अटके नहीं करेगा, क्योंकि सिविक पावर के पास कम है। इसी से प्रभावित होकर हमारे विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान को भारत से बाहर मान लिया, क्योंकि अंग्रेजों ने जानबूझकर साबित किया कि सबसे पहले भारत में जो था हड़प्पा सभ्यता के लोग भी सुमेरिया के सभ्यता से आए, आर्य सभ्यता के लोग भूमध्य सागर से आए। इसी ढंग से सिकंदर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य से प्रशिक्षण लिया। इसी ढंग से शक बाहर से आए, कुषाण बाहर से आए, पार्थियन बाहर से आए, हुन बाहर से आए। इसी ढंग से आपको सुल्तान भी बाहर से आए, तुर्क बाहर से आए, अफगान बाहर से आए, लोधी बाहर से आए, मुगल बाहर से आए, पुर्तगाली बाहर से आए, फ्रांस बाहर से आए, स्पेनी बाहर से आए। इसी ढंग से आपका डेनमार्कियन बाहर से आए, तो ब्रिटिश लोग भी भारत से आए। यानी हम भी आपके जैसे ही आए हैं, जैसे आप आए हैं, हम आप बराबर हैं। वो साबित करना चाहे, इसको मूल निवास स्थान बनाना चाहे, इसलिए उन्होंने इस तर्क को प्रमोट किया। और यही तर्क हमारे दिमाग में आज तक घुसा हुआ है, जिस कारण सोनिया भी आ गई। हम लोग, और सोनिया तो सोनिया है, अब छपरा में कोई राजेश्वरी भी आ रही है। कहा नाम है? राजेश्वरी नाम है ना, वो जो तेजस्वी जी की पत्नी है। हाँ, आ रही है राजश्री। अच्छा, जो भी नाम है, मतलब है तो एमपी के चुनाव में आ रहे हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब, अभी भी तो ये जारी है, अभी तो आना ही है। देखिए ना, 2024 में नॉमिनेशन हो रहा है। तो ये परंपरा कब थमेगी, ये समझ में नहीं आता। हमारा मस्तिष्क ही हायर हो गया है, विदेशी मानसिकता से ग्रसित होकर रह गई है। अभी कब तक परंपरा चलेगा? हम लोग तब मृत्यु के कगार पर है, लेकिन रोका नहीं जा सकता, और उसी को सैल्यूट करेंगे हम लोग, ये भी तय है। उसी को सैल्यूट करेंगे। विदेशी विदेशी, हम अगर ये शर्ट हमारे गांव में बना है तो लोग अच्छी, अगर ये कहेंगे ये शर्ट दिल्ली से बना है तो लोग वो, अगर ये कहेंगे कि ये शर्ट मैंने पेरिस से बना है, वो क्या बात है। तो कैसे बता रहे हैं? शर्ट वही है, तन को ही ढक रहा है, बस जगह बदल देना। मेड इन बंगड़ा कर दे, मेड इन छपरा कर दे, ठीक है, मेड इन दिल्ली कर दे, लोग वो कुछ है। और मेड इन लंदन, इसके पीछे खाली स्टिकर सटवा दे, वाह क्या बात है, हमारे सर है। और मेरी फ्रांस कर दे, पेरिस कर दे, तो लोग कहेंगे इट मींस यू आर जवाहरलाल नेहरू। तो आज भी पढ़ाई होता है कि जवाहरलाल नेहरू के कपड़ा कहां धुलता था? फ्रांस में, पेरिस में धुलता था। अरे पेरिस में धुलेगा तो कौन से धुलेगा? मंत्र से, आखि जंतर से, पानी से ना। सरफ के जगह का भैंस का रक्त लिया जाता था। अरे सोचने की बात है। लोग सबको देखिए, हमको नहीं आता, आप बता दिए पेरिस में धुलता। अरे ये कहानी आपके दिमाग में भी किसी ने ठूसा है, और ठूस कर आपको भी विदेशी वस्तु, विदेशी चीजों, विदेशी शहरों के प्रति आकर्षण हो रहा है। और वही आकर्षण हमारे राज्य के नेताओं को आज तक प्रभावित करते रहा और आगे भी करेगा। इसी छपरा में आप देखेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत नहीं कर रहा हूं। आगामी भी पता होता है हम लोगों को कि क्या होगा। उसी को शिक्षक करते हैं, उसी को विद्वान करते, एकदम कन्फर्म उम्मीदवारी, और जनता ठोकेगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं ठोकेगी। ये विदेशी मानसिकता है, इसी से प्रभावित है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वो लोग भी काम करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या कि मध्य एशिया बताया था मैक्स मुलर ने। कहा बताया है? मध्य एशिया बताया। और ये जानते हैं आज शब्द से इसको जोड़ने का प्रयास किया है। उसने कहा क्या कि संस्कृत में कहते हैं मातृ, और जर्मनी में कहते हैं मटर, अंग्रेजी में कहते हैं मदर, अमेरिकन अंग्रेजी में कहते हैं मदर। तो ये सब उसका कहना है कि मातृ, मतर, मदर, मदर, ये सब मिलता जुलता शब्द है। और इसलिए ये आज जो भाषा है जो पूरी की पूरी तरह भूमध्य सागरीय से आई है, इधर उधर से नहीं आ रहे। दो चार शब्द मिलाकर तो वो लोग क्यों नहीं डेवलप हो गए? यूरोप के लोग भी ऋग्वेद लिख लेते,
आपके अमेरिका के लोग भी ऋग्वेद लिख लेते, न सही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कोई पुस्तक लिख देते। हाँ आइए सर, आइए बच्चे। तो उन्होंने कोई शब्द, आ जाइए सर, उन्होंने कोई शब्द नहीं लिखा और इसके बावजूद भी वे कहते रहे कि हम जो है एक ही थे। दूसरा देखेंगे कि यहाँ पी गाइस, तो ये तो विदेशी था, ये भी विदेशी था, और दलील क्या दिया ये कि मैंने भारत के 50 उपनिषद को पढ़ा। 160 उपनिषद होते हैं, जिसे 50 उपनिषद को पढ़ा। मान लीजिए मेरी मानसिकता अगर विदेशी हो या देश के दही चूड़ा खाने की इच्छा हो और खाते हो, तो पूरे विश्व के दौरा करके आके हम क्या कहेंगे, दुनिया के करीबन 100 देशों का मैंने दौरा किया, 100 देशों के भोजन को ग्रहण किया, लेकिन मेरा जो दही चूड़ा था उसका मजा ही कुछ और था। तो ये तो हम ग्रसित है ना, हम तो थोड़ा सा उसके प्रति आकर्षण है ना दही चूड़ा के प्रति। तो वही है, जो विदेशी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं वो कभी इंडियन साबित करेंगे नहीं करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने मध्य एशिया जो मैक्सिकुलर कहे थे वो भी विदेशी मानसिकता से ग्रसित है, चाहे कतनों किताब पढ़ लें। आपके मध्य यूरोप जो ऑस्ट्रिया हंगरी कहे पिगल्स, ये भी विदेशी थे। दक्षिणी रूस कहे, ये भी नेहरी क्या थे, विदेशी थे। दक्षिणी पूर्वी यूरोप जो है मैकडोनल्ड कहे, ये भी विदेशी थे। आर्कटिक वृत्त हमारे बाल गंगाधर तिलक कहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि थे इंडियन, राष्ट्रवादी थे, अच्छे नेता थे, नो डाउट, इनको सैल्यूट है आजादी के आंदोलन में, लेकिन पढ़ाइयां तो अंग्रेजों से ही किए थे। अंग्रेजों से पढ़ाई करने के कारण यहाँ पर एकमात्र मंत्र के लिए उन्होंने आर्कटिक वृत्त लिख दिया। आर्कटिक वृत्त मतलब समझते हैं उत्तरी ध्रुव। तो एक शब्द आया है आपको ऋग्वेद में कि ओम वायुर्जमोगिनी वर्ण संसातः प्रजापति स्वं प्रपिता महस्य नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतवा पुनश्च भयो यपि नमो नमस्ते। यहाँ सूर्य की बात कही गई है कि वायु को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ओम वायुर्जमो अग्नि वरुणः, अग्नि के समान है चमकने वाले आकाशीय पिंड। ओम वायुर्जमो अग्नि वर्ण संसातः प्रजापति स्वं प्रपिता महस्य नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृतवा पुनश्च भयो यपि नमो नमस्ते। यहाँ सूर्य की उपासना की गई है और कहा गया है आप ही वायु में ऊर्जा प्रदान करते हैं, आप ही जो है पेड़ पौधे को सींचते हैं, आपसे ही जो है ये सशक्त यानी कि जो खरगोश है वगैरह सब घास पत्ते खाते हैं, ऊर्जा मिलती है, हमें भी ऊर्जा प्रदान करे हे सूर्य भगवान। यानी यहाँ सूर्य भगवान की उपासना दिखाया गया है कि वो ठंडे प्रदेश के लोग थे। क्यों? नवंबर दिसंबर में हम लोग को ठंडा नहीं लगता है या जनवरी में नहीं लगता है। तो यहाँ भी तो कहा गया है कि अमृतम शिशिरे वहनी अमृतम प्रिय दर्शनम अमृतम राज सम्मानम। तो जब अमृतम शिशिरे वहनी कहा गया है यानी ठंडे के दिन में आग अमृत के समान, तो कहां आग में से आए हैं, ये गजब बात है। ये तो एक श्लोक मात्र था जो ठंडे के दिनों में सूर्य की उपासना की बात की जाती है, तो वही किया गया होगा। अब एक मंत्र से प्रभावित होकर इन्होंने आर्यों के निवास स्थान को ध्रुवीय क्षेत्र कह दिया क्योंकि वो वहीं के थे। ये भी गलत है एकदम से, ये सही नहीं है। लेकिन परीक्षा में पूछेगा तो क्या कहिएगा? जब आज के सत्ता में आसित व्यक्ति भी विदेशी व्यक्ति से ब्याह कर सकता है और विदेशी का खूब प्रिय दोस्ती भी हो जाता है। एक विदेशी उत्पाद है तो एक विदेशी पति है, दोनों के दोस्ती देख रहे हैं अभी। हम मिलकर कहते हैं इंडिया, चलिए भैया बनाओ इंडिया। तो एक विदेशी प्रोडक्ट है, अरे है ना भैया, और एक विदेशी मानसिकता से ग्रसित है। रोज आधा देर विदेशी होता है, आधा देर इंडियन होता है, तो निश्चित रूप से वो लोग तो ऐसा करबे करेगा। आगे देखेंगे भारत के ब्रह्मर्षि और सप्त सिंधु प्रदेश, ये ब्रह्मर्षि देश जो कहा है सप्त सिंधु, ये संपूर्णानंद है या अविनाश चंद्र दास है। इन्होंने बृहद अध्ययन किया और आर्यों के देखे होंगे पुस्तक जो लिखा गया था, ये सरस्वती नदी के किनारे अर्थात दृश्यवती नदी के किनारे है। और वहां आया भी है ओम ऐं नमः। ऐं जो होता है, जो बोलते हैं हम ऐं ऐं, तो यहाँ प्रेशर पड़ता है और यही कंठ की देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती मानी जाती है। अतः सरस्वती नदी के किनारे ही लिखा गया है। और आप जब देखेंगे आगे कि विधमाधवा नामक ब्रह्म धृत शब्द के उच्चारण से वैश्वानर नाम के अग्नि को लेकर गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है, तो सरस्वती नदी के किनारे से ही चलता है।
और इसीलिए सबसे सम्मानित और पूजनीय नदी सरस्वती माना गया है। आर्थिक रूप से सबसे लाभप्रद नदी सिंधु है, लेकिन सबसे सम्मानित नदी सरस्वती माना गया है ऋग्वेद में। तो उसी शब्द सिंधु प्रदेश को ये लोग मानते हैं कि वही आर्यों का मूल निवास स्थान था। ठीक इसी ढंग से देखिए मध्य देश यानी मध्य प्रदेश ये राजबली पांडे कहते हैं, ये विदेशी मानसिकता से ग्रसित नहीं थे। लेकिन तिब्बत कह देते हैं हमारे दयानंद सरस्वती। वो क्यों कहते हैं तिब्बत कि कम से कम भूमध्य सागरीय से कुछ तो इधर आए, उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक ब्रिज से कुछ तो इधर आए। तिब्बत कहाँ है आपका? ये कश्मीर से सटा हुआ, ये आज जो है चीन कब्जा कर लिया है। लेकिन अभी भी आपके तिब्बत की जो राजधानी है वो इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशिला में। जब चीन ने आक्रमण किया था तो तिब्बत के लोग अपनी राजधानी लेकर इंडिया आ गया, और इंडिया में आज भी धर्मशिला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर तिब्बत की राजधानी है। इस तरीके से भले उस क्षेत्र पर चीन कब्जा कर ले, लेकिन पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो इंडिया में है। और हो सकता है कि भविष्य में अगर कहीं इंडिया मजबूत हुआ तो ऐसी स्थिति में तिब्बत की आजादी के लिए भी प्रयास हो। आगे देखेंगे आपका हिमालय की तराई क्षेत्र, ये देख रहे हैं कि विष्णुलाल शास्त्री करते हैं। जर्मनी का मैदानी भाग ये पेनका महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? हाथ से मेरे ठग गया है, प्रोफेसर पेनका महोदय जो है ये जर्मनी के मैदानी भाग को कहते हैं। ये भी विदेशी मानसिकता से ग्रसित लोग थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके आर्य सभ्यता के लोगों के शब्दों के उच्चारण आज भी उनकी परंपरा जी ढंग से थी। अग्नि को महत्व देना, सूर्य को महत्व देना, जल को महत्व देना, मृदा को महत्व देना, पेड़ पौधे को महत्व देना हमारे रग रग में विराजमान है। उनके पूजा पद्धति, उनके रहन सहन का स्तर जो था वो निश्चित रूप से हमसे मिलता जुलता है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफर हो रहा है आपके हड़प्पा सभ्यता से और आर्य संस्कृति से। तो दोनों एक ही देश में अलग अलग भी होते हैं। अभी आप बिहार की जो भाषा है भोजपुरी और बंगाल की बंगाली, दोनों में डिफरेंसेस देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग जो है मीट मछली बहुत कम खाते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है यहाँ प्रचार प्रसार कर दिए। तो लोग कहेगा शनिवार है, कल से दशहरा शुरू होगा, 10 दिन नहीं खाएगा, फिर छठ शुरू हो जाएगा तो महीना दिन नहीं खाएगा। लेकिन आप बंगाल में जाकर देख लीजिए, वहां पर जो चलता है। तो क्या वो दूसरा देश हो गया पश्चिम बंगाल? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमसे सटा हुआ है, हमारे साथ है, हमारे भाई बंधु है। तो जब एक देश में दो प्रकार के रहन सहन हो जाए और उस आधार पर हम दूसरे देश के उन लोगों को मान ले, ये उचित परंपरा नहीं है। भोजपुरी में तो लोग कहबो करता है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर भाषा। तो पानी, अच्छा पानी ना पानी, अच्छा पानी हो पानी, वही पानी माने भाषा। तो इस तरीके से जब ये बदल जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है, तो वैसी स्थिति में भाषा के बदलने से, खान पान के बदलने से, रहन सहन के बदलने से हम माइग्रेटेड कह दें उस कल्चर को, ये उचित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूरी की पूरी तरह भारतीय सभ्यता के लोग थे, भारतीय संस्कृति के लोग थे। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में जब पूछेगा कि नेहरू ने क्या कहा, तो क्या मानिएगा? मजबूरी है, क्योंकि उसी गुलामी मानसिकता के प्रश्न आते हैं और वैसा ही उत्तर देंगे ऑब्जेक्टिव में तो सही होगा। आपके मैकडोनल्ड ने क्या कहा है? बिल्कुल यूरोप। आर्कटिक ब्रिज किसने कहा है? तिलक ने। भारत के ब्रह्मर्षि देश किसने कहा है? संपूर्णादास, डॉक्टर संपूर्णानंद एवं अविनाश चंद्र दास ने। ठीक है, और है यहाँ पर अविनाश चंद्र दास। मध्य देश किसने कहा है? राजबली पांडे, राजबली पांडे। तिब्बत किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। तो इस तरीके से आपको मध्य एशिया किसने कहा है? मैक्सवेल ने कहा। इसी टाइप के आपको रटना पड़ेगा। आप कुछ दिनों तक वही टिक मारना पड़ेगा, बाद में इतिहास में कमूल चूल परिवर्तन जरूर आएगा और फिर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के इतिहास को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।